बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो टॉपिक आज डिस्कस करना है हमारे पास है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हमारे पास ये जो कंडीशन है इसमें होगा कुछ इस तरह से कि पेशेंट की जो यूरिनेशन का प्रोसेस होगा ना वो आपके पास या तो एक्सीड हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या तो क्या होगा कि उसको ड्रिबलिंग मिलेगी कि वो आपके पास उसको वक्फे वक्फे से जो यूरिन के आपके पास ड्रॉप है वो उसके लीक होते रहेंगे। ठीक हो गया, या ऐसी कंडीशन होगी या आपके पास ऐसी कंडीशन होगी कि वो प्रॉपर यूरिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया, तो इस कंडीशन को हमारे पास कहा जाता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक हो गया, नॉर्मल एबिलिटी जो होती है यूरिनेशन की वो आपके पास लॉस हो जाती है। तो इसकी मेनली हमारे पास तीन टाइप्स हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस एंड देन ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन होगी कि जो आपके पास क्या कर रही है कि जिसकी वजह से जो ब्लैडर है उस पर लोड इंक्रीज हो रहा है। जब भी ब्लैडर के ऊपर आपके पास कोई फोर्स इसको पुश करेगी तो आपके पास क्या होगा कि यूरिन ड्रिबलिंग जो होगी वो आपके पास कॉमन देखने को मिलेगी। तो हम देख लेते हैं हमारे पास इसमें वो ये कह रहा है कि आउटलेट इनकॉम्पिटेंस, यूरिथ्रल हाइपर मोबिलिटी और इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी। ठीक हो गया, जो ब्लैडर होता है हमारे पास यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज द इंट्रिंसिक स्फिंक्टर, और इसके बाद आपके पास एक और स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मसल होते हैं जो कि आपके पास कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक स्फिंक्टर। तो इंट्रिंसिक स्फिंक्टर जो होगा ना वो आपके पास उसमें डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से जो पेशेंट होगा वो बार बार यूरिन ड्रिबलिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। लीक विद इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, कि कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से जो एब्डोमेन में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है आपके पास। ये स्नीजिंग लिफ्टिंग, कोई पेशेंट था आपके पास जो कि बॉडी बिल्डर है, तो जब वो लिफ्टिंग करेगा या जब उसको आपके पास स्नीजिंग का प्रोसेस होगा तो इस कंडीशन में आपके पास ये जो पेशेंट होगा वो ड्रिबलिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। ये आपके पास जो टेस्ट इसको बोलते हैं ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव, डायरेक्टली ऑब्जर्व लीकेज फ्रॉम द यूरिथ्रा अपॉन कफिंग एंड वल्सल्वा मनोवर। तो इन सब कंडीशन में जो पेशेंट होगा वो इजीली आपके पास क्या होगा कि यूरिथ्रल लीकेज जो होगी उसकी देखने को मिलेगी। पेशेंट जो ओबीज होते हैं, ओबीज पेशेंट का एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी जो होगी तो आपके पास जो फीमेल होती है उसकी जो यूरिथ्रल कॉम्पिटेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है वेजाइनल डिलीवरी के दौरान। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास प्रोस्टेट सर्जरी, अगर कोई पेशेंट है जिसकी मेल था उसकी प्रोस्टेट सर्जरी हुई है तो उसके बाद भी हमारे पास ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक हो गया, तो इसमें हमारे पास देखने को मिलता है पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथिंग कैगल एक्सरसाइज, कि इसको अगर हमने ट्रीट करना है तो ट्रीट करने के लिए हम कैगल एक्सरसाइज करेंगे। कैगल एक्सरसाइज मेनली होता क्या है कि पेशेंट को कहना है कि वो होल्ड ऑन करे, कि वो यूरिनेट ना करे। ठीक हो गया, होल्ड ऑन करेगा तो जिसकी वजह से जो पेल्विक फ्लोर के मसल है उनमें स्ट्रेंथ आएगी। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट का जब वेट लॉस करेंगे तो वो भी इसमें हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये थी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड बात। नेक्स्ट हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में हमारे पास क्या हो जाता है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है इसमें। ओवर एक्टिव मतलब कि आपके पास जो यहाँ पे मसल्स होते हैं ना, डेट्रोजल मसल होते हैं हमारे पास ब्लैडर में, डेट्रोजर मसल। ठीक है, उनकी एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में क्या होगा कि हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके नतीजे में प्रॉपर यूरिनेट नहीं कर पाता और यूरिन जो होता है वो आपके पास ब्लैडर में एकोमोलेट होता रहता है। यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको पहले देखते हैं। हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं फॉर द डिट्रोजल मसल्स। ठीक हो गया, जो कि इसको कंट्रोल करते हैं, और ये कनेक्ट होता है हमारे पास स्पॉन्टीन मैच्योरेशन सेंटर के साथ। इसका क्या काम होता है कि ये मेंटेन कॉन्टिनेंस बाय इनहिबिटिंग मिक्चुरेशन। ये जो आपके पास सेंटर होता है यहाँ से जो आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं ये इनहिबिटिंग का प्रोसेस करते हैं, मतलब कि ये आपके पास यूरिनेशन के प्रोसेस को रोकते हैं। ठीक है, अगर यहां से आपके पास डैमेज हो जाएगा, ये पार्ट आपके पास डैमेज होगा तो वो आपके पास पार्ट जो कि यूरिनेशन के प्रोसेस को रोकता था वो अब नहीं है, तो बंदा जो होगा वो आपके पास ज्यादा यूरिनेट करेगा। अर्ग इनकॉन्टिनेंस ब्लैडर हाइपर एक्टिविटी का प्रोसेस जो होता है वो इसमें देखने को मिलता है अगर किसी बंदे का सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना वो डैमेज हो चुका है, और ये मोस्ट कॉमनली फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास पोंटीन मिक्चुरेशन सेंटर, ये कनेक्ट होता है हमारे पास ये
पोन्स में आपके पास प्रेजेंट होगा और ये कनेक्ट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। कोऑर्डिनेट डेट्रोजल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्फिंक्टर रिलैक्सेशन, लॉस ऑफ पोंटीन मैच्योरेशन सेंटर इनपुट। ठीक हो गया। अगर ये आपके पास डैमेज हो जाएगा तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर के साथ जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट करेगा। सेम उसी तरह से कि जैसे हमारे पास अर्ग इनकॉन्टिनेंस है, इसमें भी ये होगा कि पेशेंट जो होगा वो बार बार क्या करेगा, यूरिनेट करेगा। इन दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, अगर पोंटीन मैच्योरेशन सेंटर डैमेज हो चुका है या सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हो चुका है तो ये जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो अर्ग इनकॉन्टिनेंस के साथ प्रेजेंट करेगा, अर्ग इनकॉन्टिनेंस। ठीक है। और ज्यादा आपके पास क्या होगा, यूरिन ड्रॉप, उसको फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बार बार वो क्या होगा कि आपके पास वॉशरूम में जाएगा। ठीक हो गया। ये थी दो बातें हमारे पास अर्ग इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा एक्सटर्नल यूरिथ्रस स्फिंक्टर होता है वो आपके पास सोमैटिक इनर्वेशन, ये आपके पास जो होती है ये होती है आपके पास इनवोलेंट्री, इनवोलेंट्री कंट्रोल होता है ये। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे वोलेंट्री कंट्रोल भी होता है। ठीक है। वोलेंट्री कंट्रोल हमारे पास सोमैटिक इनर्वेशन कहाँ से कंट्रोल की जाती है ब्लैडर की, S2 to S4। ठीक हो गया। पोडेंटल नर्व से हमारे पास यहाँ से जो आगे उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो ये काम क्या करेंगे, ये हमारे पास सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्लैडर वॉल यूरिथ्रल स्फिंक्टर लोअर स्पाइनल कॉर्ड लीजन। अगर यहाँ पे अब आपके पास कॉर्डा इक्वाइना, ठीक हो गया, सिंड्रोम अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा ब्लैडर अंडर एक्टिविटी। ब्लैडर अंडर एक्टिविटी हमारे पास इसका क्या मतलब होगा कि ओवरफ्लो इन कॉन्टिनेंस। अब ये जो हमारे पास यहां से जब ये डैमेज हो गया तो जब ये आपके पास न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे तो ये मसल जो होगा वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया। जब ये रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो आपके पास नेक्स्ट जो यूरिन होगा वो इजीली पास नहीं होगा और आपके पास जो यूरिन है वो ब्लैडर में अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर जो डैमेज है आपके पास न्यूरॉन डैमेज हुए हैं वो इस लोकेशन पे जाके डैमेज हुए हैं। ठीक हो गया। कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम। ठीक है। कॉनस मेडुलैरिस जो एंड होता है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड का, वहां से ब्रांचेस निकलती हैं, उनको कॉर्डा इक्वाइना कहते हैं। ठीक हो गया। S2 और S4 लेवल के ऊपर वर्टिब्रा। और ये अगर आपके पास डैमेज होंगे तो ओवरफ्लो इंकॉन्टिनेंस के पेशेंट जो होगा वो एक्सटर्नल यूरिथ्रस स्फिंक्टर को रिलैक्स नहीं कर पाएगा और यूरिन जो होगा वो ब्लैडर में अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो दो हमारे पास कंडीशन है, एक है अर्ग इनकॉन्टिनेंस और दूसरी हमारे पास है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ठीक है। तो अगर सैक्रल डैमेज है, सैक्रल स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, कौन कौन सी, S2 से लेके S4 तक, तो ये होगा हमारे पास ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। और इसके अलावा हमारे पास अगर पोंटीन मिक्चोरेशन सेंटर प्लस सेरिब्रल कॉर्टेक्स अगर डैमेज है तो इसके नतीजे में पेशेंट को क्या होगा, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। ठीक हो गया। ये दोनों आपके पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के तौर पे काम करते हैं। अगर ये डैमेज होंगे तो आपके पास जो एक्टिविटी होगी डेट्रोजल मसल की वो बढ़ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसको। तो डेट्रोजर ओवर एक्टिविटी, डेट्रोजर ओवर एक्टिविटी कैसे होगी मैंने आपको बता दिया। लीक विद अर्ग टू वॉइड इमीडिएटली, बार बार उसको क्या होगा कि उसको अर्ग आएगी कि मैं जाके यूरिन करूं, एक दो ड्रिपिंग आपके पास, एक दो ड्रॉप वो यूरिन करेगा और उसके बाद फिर से आपके पास फिर से वो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर से वो जाएगा। ठीक हो गया। एसोसिएशन किसके साथ है, अगर कोई पेशेंट जो है वो यूटीआई का है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का, तो ये आपके पास इसके साथ रिलेटेड है कंडीशन। इसमें भी आपके पास ट्रीटमेंट जो है कैगल एक्सरसाइज करते हैं। ठीक हो गया। तो टाइम अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टेक्निक के आपने उसको क्या करना है, टेक्निक से उसकी जो एक्टिविटी है उसको मॉडिफाई करना है। फर्दर हम क्या करते हैं, एंटी मस्कोरिनिक ऑक्सीब्यूटानिन फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर एंड मीरा बैकग्राउंड। मीरा बैकग्राउंड और आपके पास ये जो यहाँ पे अगर हम ब्लैडर बनाएं तो ब्लैडर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे M3 रिसेप्टर होते हैं। M3 रिसेप्टर ये मस्कोरिनिक रिसेप्टर हैं और हमारे पास बीटा 3 रिसेप्टर भी होते हैं जो कि आपके पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हैं। ये आपके पास ये दोनों के दोनों कंट्रोल किसको करते हैं, हमारे पास डेट्रोजल मसल्स को कंट्रोल करते हैं। डेट्रोजल मसल, ये डेट्रोजल मसल है। ठीक है। तो M3 क्या करते हैं कि इस डेट्रोजल मसल को स्टिमुलेट करते हैं। जब स्टिमुलेट करेंगे तो ब्लैडर क्या करेगा, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ब्लैडर की तो उसके नतीजे में आपके पास पेशेंट की यूरिनेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। तो इसको रोकने के लिए
अगर पेशेंट को बार बार अर्जेंसी हो रही है तो हम ऑक्सीब्यूटानिन देते हैं फॉर द ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो ये M3 इनहिबिटर है, ठीक हो गया। M3 को जाके ब्लॉक कर देगी और आपके पास जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी वो अब किस में चेंज हो जाएगी, रिलैक्सेशन में, रिलैक्सेशन में, ठीक हो गया। और इसके अलावा हम मीरा बैकग्राउंड यूज करते हैं। ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास बीटा 3 एगोनिस्ट है। बीटा 3 आपके पास जो रिसेप्टर होते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ये रिलैक्सेशन करवाते हैं डेट्रोजल मसल की रिलैक्सेशन। तो जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो मसल्स जो होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास दो ड्रग्स जो होती हैं वो दी जा सकती हैं। हमारे पास एंटी मस्कोरिनिक ऑक्सीब्यूटानिन और हमारे पास बीटा 3 एगोनिस्ट मीरा बैकग्राउंड। फर्दर बात कर लेते हैं हमारे पास ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, डिट्रोजल अंडर एक्टिविटी और आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ये दोनों काम है। अब आपके पास होगा कुछ इस तरह से कि जब ये जो आपके पास S2 S3 से हमारे पास ये नर्व्स निकल रही हैं, ये डेट्रोजल को भी जाके इनर्वेट कर रही हैं और एक्सटर्नल को भी। तो अगर हमारे पास यहाँ से ये डैमेज हो चुका है तो डेट्रोजल मसल की एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो रिलैक्स रहेगा। इसके अलावा आपके पास ये जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है ना, इसकी एक्टिविटी जो होती है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। जब इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक हो गया। तो मेनली हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि लीक विद ओवरफिलिंग एंड इंक्रीज पोस्ट वाइड रेजिड्यूल ऑन कैथेटराइजेशन और अल्ट्रासाउंड। तो आपके पास ये जो ओवरफ्लो ब्लैडर होगा ना, जब वो एक दफा यूरिनेट करेगा तो यूरिनेट करने के बाद भी उसको ड्रिपिंग होती रहेगी, ड्रिबलिंग का प्रोसेस जो होगा वो होता रहेगा। किसके साथ एसोसिएट है, कोई पेशेंट जो है वो डायबिटीज का है तो डायबिटीज वाला पेशेंट जो होता है, क्योंकि न्यूरोपैथी हो जाती है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अगर किसी को प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया तो उस कंडीशन में भी होगा। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो तीन मोस्ट कॉमन काज हैं जिसके नतीजे में हमारे पास ओवरफ्लो ब्लैडर देखने को मिलता है। इसको ट्रीट करने के लिए कैथेटराइजेशन यूज करते हैं, ठीक हो गया, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करेगा। और अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर हमारे पास ये जो एक्सटर्नल यूरिथ्रस स्फिंक्टर होता है ना, यहाँ पे अल्फा आपके पास 1 रिसेप्टर होते हैं। तो अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो ये जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। तो अगर ये रिलैक्स हो गए तो आपके पास जो ऑब्स्ट्रक्शन थी वो कम हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर, हमारे पास जो किडनी का मेन काम होता है ना, अगर हम बात करें तो किडनी का मेन काम होता है हमारे पास ये ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक हो गया। तो एक्यूट किडनी फेलियर हमारे पास तब होगी, ये कंडीशन हम तब कहेंगे कि जब ब्लड की फिल्ट्रेशन जो है ना वो डिक्रीज हो गई है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लड फिल्ट्रेशन जो डिक्रीज हो गई है, तो हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो ब्लड में टॉक्सिक कंपोनेंट है वो हमारे पास सीरम में इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो सीरम में हमारे पास मोस्ट कॉमनली ब्लड टॉक्सिन की अगर हम बात करें तो बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास कैरेटिनिन, कैरेटिनिन का लेवल जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। और अगर ये जो हमारे पास दोनों कंडीशन है ये विद इन डेज प्रोसेस हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके पास कुछ ही दिनों में, विद इन डेज, ठीक है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि एक्यूट रीनल फेलियर है, ठीक हो गया। इसकी बहुत सारी काजेज हो सकती हैं, हम देखेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर के साथ। तो क्रोनिक रीनल फेलियर में भी हमारे पास यही कंडीशन होता है कि सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सीरम कैरेटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, फिल्ट्रेशन कम होगी। लेकिन आपके पास क्रोनिक किडनी डिजीज जो होती है ना, क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज, ये आपके साथ सिर्फ दो कंडीशन के साथ इसकी एटियोलॉजी है जो कि आपके पास ये काज करवाएंगी। एक आपके पास होती है हाइपरटेंशन और दूसरे नंबर पे हमारे पास डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये दोनों की दोनों आपके पास मेन काजेज हैं फॉर द क्रोनिक रीनल फेलियर। और दूसरा हमारे पास सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होगा वो तो इंक्रीज होगा और कैरेटिनिन का लेवल भी इंक्रीज होगा, लेकिन ये आपके पास स्लोली इंक्रीज होगा, ठीक हो गया, स्लोली, इतना ज्यादा एक्यूट ऑनसेट नहीं होगा, स्लोली स्टेडी आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक हो गया। और आपके पास ये जो सिम्टम्स आते हैं इसके, ये तो विद इन डेज हो जाएगा एक्यूट, और क्रोनिक वाला आपके पास क्या होगा, विद मंथ्स टू ईयर, के महीनों से लेके
कुछ सालों तक आपके पास ये प्रोसेस रहेगा, उसकी बॉडी में कैरेटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता जो होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास होता कुछ इस तरह से कि अगर किसी पेशेंट को ARF है या CRF है, क्रोनिक रीनल फेलियर है या एक्यूट रीनल फेलियर है, तो इसके नतीजे में होगा क्या कि पेशेंट की बॉडी में एजोटीमिया, एजोटीमिया हम क्यों कहते हैं एजोटीमिया, हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जब टॉक्सिक बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। इनसुफिशिएंट फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड बाय द किडनी, तो जब आपके पास इनसुफिशिएंट फिल्ट्रेशन होगी तो बॉडी में हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, कैरेटिनिन का लेवल भी बढ़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं एजोटीमिया। और ये जो एजोटीमिया होता है ये हमारे पास फर्दर नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है यूरीमिया में। और यूरीमिया हम क्यों कब कहेंगे, हमारे पास यूरीमिया हम तब कहेंगे कि जब आपके पास ये कॉम्बिनेशन है एजोटीमिया, एजोटीमिया प्लस हमारे पास यूरिमिक सिम्टम्स, यूरिमिक सिम्टम्स। ठीक है। तो आपके पास बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा था, जब तक बढ़ रहा था ना, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक था, तो वो आपके पास एजोटीमिया था। जब उसके सिम्टम्स आना शुरू हो गए तो फिर आपके पास वो जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं यूरीमिया। ठीक हो गया। तो यूरीमिया के सिम्टम्स कौन कौन से हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, तो इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली सबसे पहले आपके पास एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, उसके बाद हमारे पास नोइया, नोइया वॉमिटिंग, उसके बाद हमारे पास पेशेंट जो प्रेजेंट करेगा प्लेटलेट डिसफंक्शन, प्लेटलेट डिसफंक्शन, फर्दर हमारे पास पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, फर्दर हमारे पास एस्टेरेक्सिस, और फर्दर हमारे पास इंसेफ्लोपैथी, इंसेफ्लोपैथी। तो ये हमारे पास यूरेनिया के सिम्टम्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं हमारे पास। यहाँ पे एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख कम लगेगी, ठीक हो गया, नोइया वॉमिटिंग। तो प्लेटलेट डिसफंक्शन, हमारे पास जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक हो गया, तो उनकी आपके पास क्या, उनकी एक्टिवेशन को ये बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। कैसे बढ़ा देंगे, ये जो आपके पास यूरिमिक, आपके पास जब सिम्टम्स आएंगे बॉडी में, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल जो होगा वो बढ़ेगा, तो वो आपके पास एंडोथेलियल को डैमेज करेंगे, जिसके नतीजे में आपके पास ब्लड, आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं ना वो आपके पास स्टक होना शुरू हो जाएंगी एंडोथेलियल के साथ, और उनकी एक्टिवेशन करवाना भी शुरू कर देते हैं। तो ये आपके पास थ्रोम्बस की कंडीशन देखने को मिलती है। पेरिकार्डाइटिस, आपके पास जो आउटर लेयर ऑफ द हार्ट होती है उसको ये आपके पास डैमेज करते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम की मोस्ट कॉमन आपके पास ये सिम्टम होता है कि पेशेंट जो होता है वो जब उसको कहते हैं कि लीन फॉरवर्ड, तो वो पेशेंट जो होता है उसकी पेन में उसको रिलीफ मिलता है। एस्टिडेक्सिस के पेशेंट को कहेंगे कि आपके पास उसके जो, जब उसको कहेंगे ना हैंड जो होंगे वो एक्सटेंड कर, तो हैंड ड्यूरिंग एक्सटेंशन उसको क्या मिलेंगी, उसको आपके पास फ्लैपिंग मिलेगी, मतलब उसके जो हाथ होंगे वो आपके पास उसमें आपके जो मूवमेंट होती है वो आपके पास एबनॉर्मल मूवमेंट, ट्रिमर्स लाइक आपके पास कंडीशन देखने को मिलेगी ड्यूरिंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ द फोर, आपके पास फोर आर्म, जब उसको कहेंगे कि सीधा आर्म कर, और उसके बाद आपके पास जब हम कार्पल वाला एरिया जो होगा ना, वो उसको जब उसको एक्सटेंड करेगा तो पेशेंट जो होगा वो फ्लैपिंग हैंड मतलब ट्रिमर के साथ प्रेजेंट करेगा। इंसेफ्लोपैथी ब्रेन को भी ये आपके पास डैमेज करती है कंडीशन। अब आपके पास जो एक्यूट, इसकी जो कंडीशन होती है ना एक्यूट रीनल फेलियर की, हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किडनी की, तो ये हमारे पास किडनी है। ठीक है। और किडनी से हमारे पास यहाँ पे ये क्या निकल रहा है, ये हमारे पास निकल रहे हैं यूरेटर, ये यूरेटर निकला है किडनी से। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास है इसकी ब्लड सप्लाई, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास रीनल आर्टरी है। ठीक हो गया। तो तीन हमारे पास इसकी टाइप होती हैं एक्यूट रीनल फेलियर की, एक हमारे पास होती है प्री रीनल, एक होती है हमारे पास इंट्रिंसिक, और एक होती है हमारे पास पोस्ट रीनल। तो आपके पास प्री रीनल कब होगी, प्री रीनल जब आपके पास यहां से जो ब्लड सप्लाई आ रही है ना, ये प्रॉपर ब्लड सप्लाई किडनी की तरफ अगर नहीं जाएगी, तो इसको हम कहेंगे कि प्री रीनल हमारे पास काज है एक्यूट रीनल फेलियर की। अगर इन साइड द किडनीज आपके पास किडनी के अंदर कोई मसला हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक रीनल फेलियर। और अगर हमारे पास जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो का कोई मसला है, हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है आफ्टर द किडनी के, मतलब जैसे ये यूरिटर है, यूरिटर की ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, तो यहां पे अगर कोई मसला है तो इसको हम बोलेंगे पोस्ट रीनल, पोस्ट रीनल फेलियर।
ठीक हो गया। तो ये तीन हमारे पास मोस्ट कॉमन काजेज होती हैं, ठीक है, प्री रीनल इंस्ट्रिंसिक रीनल फेलियर और हमारे पास पोस्ट रीनल फेलियर। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास मोस्ट कॉमन इनकी कौन कौन सी काजें हैं। प्री रीनल को अगर हम जब डिस्कस करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आती है कंडीशन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अगर हमारे पास जो ब्लड है वो कम जा रहा है किडनी की तरफ, ठीक हो गया, कोई भी काज हो सकती है हमारे पास, हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा कौन सी कंडीशन हो सकती है हमारे पास, हेमरेज हो सकती है, ठीक हो गया। तो ये सारी कंडीशन है, हेमरेज होगी, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस लॉस हो गया, या पेशेंट जो है वो पानी कम पी रहा है, डिहाइड्रेशन आपके पास, तो वाटर उसकी बॉडी में कम हो गया, तो जिसके नतीजे में अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके पास आगे किडनी की तरफ ब्लड कम जाएगा। अगर किडनी की तरफ ब्लड कम जाएगा तो जाहिर बात है उसकी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस था वो भी अल्टर होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया। ब्लड कम जाएगा उसकी तरफ तो जाहिर बात है अगर ब्लड ही नहीं जा रहा तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को कैसे वो फिल्टर कर पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो काज होती है वो हमारे पास होती है शॉक, कोई भी शॉक हो सकता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हार्ट फेलियर, यहाँ पे शॉक पे हम लिख सकते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक हो गया, सेप्टिक शॉक, कोई भी कार्डियोजेनिक, ठीक है, शॉक है, सेप्टिक शॉक है, तो कोई भी शॉक है जिसकी वजह से हमारे पास वेजोडाइलेशन हो जाएगी सेप्टिक शॉक में, और कार्डियोजेनिक शॉक में ये होगा कि ब्लड आगे पंप नहीं करेगा, हार्ट फेलियर। तो ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जो कि आपके पास जो अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज कर जाती है और किडनी की तरफ जो होता है ब्लड हमारे पास कम जाता है। अगर हम इंट्रिंसिक रीनल फेलियर की बात करें तो इंट्रिंसिक रीनल फेलियर में हमारे पास कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं, सबसे पहले एक्यूट टेब्यूलर नेक्रोसिस, और दूसरे नंबर पे हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, ये दो हमारे पास मोस्ट कॉमन काज हैं। और पोस्ट रीनल फेलियर अगर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है तो कौन कौन सी ऐसी काजेज हैं हमारे पास, किडनी स्टोन, ठीक है, फर्दर हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ठीक है जी, कोई ट्यूमर हो चुका है जो कि आपके पास ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, किडनी को आगे फ्लो नहीं होने दे रहा, तो ये भी आपके पास काज है किडनी की, ठीक हो गया। अब हमने बात की कि हमारे पास बॉडी में कैरेटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो आपके पास इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे हमारे पास कैरेटिनिन, तो बॉडी में कैरेटिनिन जो होती है ना हमारे पास, उसकी जो फिल्ट्रेशन होती है वो इनोलिन के सिमिलर होती है, ठीक हो गया। जैसे हमने कहा था कि इनोलिन हमारे पास बाहर से हम देते हैं एक्सट्रिंसिक, ठीक हो गया, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द जीएफआर, तो आपके पास ये फ्रीली फिल्टर हो जाती है ना, कैरेटिनिन जो होती है ये फ्रीली फिल्टर होती है, ठीक है। अगर ये फ्रीली फिल्टर हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी कैरेटिनिन हमारे पास आएगी किडनी की तरफ, यहाँ पे बोमेन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले, असेंडिंग, जितनी भी कैरेटिनिन आएगी वो सारी की सारी क्या होगी, वो फिल्टर हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास बेशक कम ब्लड आ रहा है किडनी की तरफ, शॉक है, हार्ट फेलियर, डिहाइड्रेशन, कोई भी कंडीशन है, अगर हमारे पास 5 मिलीग्राम, यहाँ हम कह सकते हैं 5 ml आ रहा है, तो इसमें जितनी भी कैरेटिनिन होगी वो आपके पास क्या होगी, फिल्टर हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके साथ ये है, तो फर्दर दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है जो कि हमारे पास इसकी नॉर्मल मेजरमेंट के लिए होता है वो हमारे पास होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ये आपके पास इसकी दो प्रॉपर्टीज है, एक तो ये आपके पास क्या होगा, फ्रीली फिल्टर्ड होगा, ठीक है, फ्रीली फिल्टर्ड होता है। फ्रीली फिल्टर्ड होने के बाद हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की एक और प्रॉपर्टी है कि ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब बाय द किडनी, ठीक है। तो आपके पास अब कंडीशन ये है कि जो भी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आपके पास किडनी की रीअब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होगी जब वो बढ़ेगी तो वो आपके पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देगी। ये बात क्या है, यहाँ पे हम नेफ्रॉन बनाते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, हमारे पास बोमेन कैप्सूल है और ये आपके पास पीसीटी है, और यहाँ पे आपके पास ये पीसीटी के आपके पास सेल्स हैं, यहां तक कितने ही बना लेते हैं हमारे पास। तो हमने ये कहा कि हमारे पास कैरेटिनिन जो थी वो पहले आई, ठीक हो गया, जितनी आएगी वो आपके पास फिल्टर हो जाएगी, ठीक है, वो सारी की सारी फिल्टर हो जाएगी कैरेटिनिन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारे पास जब आता है ना तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारे पास फिल्टर भी होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि हमारे पास यहां से पीसीटी ने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया है, ठीक है, तो जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी यहां से तो ये अपने साथ साथ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को भी रीअब्जॉर्ब करवाएगी, ठीक हो गया। तो सम हो ऐसा होता है कि बॉडी में हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है वो आपके पास मोस्ट
पैरेलल टू द कैरेटिनिन हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है वो ज्यादा बॉडी में सीरम में इंक्रीज कर जाता है क्योंकि उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये क्या ऐसी कंडीशन होती है, इसको अब हम बात को इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या कंडीशन है, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है वो राइजेज मोर देन द कैरेटिनिन क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब भी हमने किडनी को चेक करना है हमारे पास कि एक्यूट रीनल फेलियर है, तो एक्यूट रीनल फेलियर को हमारे पास उसकी वैल्यूज को मेजर करने के लिए, उसको डेफिनेटिव इंजरी चेक करने के लिए हम डिफरेंट टेस्ट करेंगे, ठीक हो गया। हम सबसे पहले करेंगे यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस। फिर उसके बाद हम कर सकते हैं हमारे पास अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के अलावा हमारे पास हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे कि कोई पास्ट मेडिकल, कोई मेडिकेशन हिस्ट्री तो नहीं है उसकी, ठीक है जी। फर्दर हम क्या करेंगे कि फिजिकल एग्जाम करेंगे, ठीक है। और फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो आपके जो नॉर्मल वाइटल्स हैं वो देखेंगे तो फिजिकल एग्जाम में भी आ जाएगा। अच्छा, यूरिन एनालिसिस हमने क्या कर, हमने कहा कि तीन काजेज है ना, एक हमारे पास है प्री रीनल है, डिहाइड्रेशन, शॉक, हार्ट फेलियर, एक इंट्रिंसिक है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। या आपके पास किडनी स्टोन है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया ट्यूमर, ये आपके पास है पोस्ट रीनल। तो यहां से हमें 50% आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट को क्या है। जैसे जब हमने यूरिन एनालिसिस किया तो पेशेंट हमारे पास ब्लड कास्ट के साथ मिला, यूरिन में हमारे पास ब्लड कास्ट नजर आ रहे हैं, तो ब्लड कास्ट हमारे पास ये कंफर्मेटरी टेस्ट होगा कि पेशेंट को ब्लड कास्ट अगर आ रहे हैं तो पेशेंट आपके पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमारे पास इंट्रिंसिक काज है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि आपके पास इंट्रिंसिक रीनल फेलियर पेशेंट को है, और साथ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन का लेवल भी बढ़ेगा। अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस का क्या मतलब है कि हमारे पास जो किडनी है, किडनी में वाटर आपके पास अकोमोलेट हो गया, किडनी आपके पास वाटर से बढ़ चुकी है। वो क्यों, कि यहाँ पे किडनी स्टोन है, अगर यहाँ पे स्टोन है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो आपके पास यूरिन आगे जाएगा नहीं जाएगा, यूरिन बैक आएगा, बैक आग पे आपके पास किडनी में अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास कंफर्म हो जाएगा कि ये कोई पोस्ट रीनल डिजीज है। फिजिकल एग्जाम पे हमने देखा कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत लो है, ठीक है। इसके अलावा जो पेशेंट आपके पास क्रोनिक हार्ट फेलियर के साथ हमें पता चल जाता है जब हम पल्स वगैरह देखते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जब हमें ये पता चलेगा तो ये हमें कंफर्म कर देगा कि पेशेंट को ब्लड किडनी की तरफ कम आ रहे हैं, अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम है, तो पेशेंट जो है वो प्री रीनल फेलियर के साथ है। अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चल गया कि पोस्ट रीनल फेलियर के साथ है, और यूरिन एनालिसिस पे हमें पता चल गया कि आपके पास इंट्रिंसिक रीनल फेलियर है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो हम बुक पे देख रहे हैं, जब हमने एप्लीकेबल करना है अपना नॉलेज तो हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, ताकि हम अपनी जो नेट शिल्ड रिजल्ट है उस पे जाके पहुंचे कि पेशेंट को हमारे पास एट द एंड हुआ क्या है। ये सारी बातें हमने की, अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी फर्दर हमने बॉडी की एनालिसिस, सीरम एनालिसिस जब हमने करनी है ना, कि ब्लड में हमने ब्लड टेस्ट जब करना है तो ब्लड में कौन कौन सी हमारे पास जो कंडीशन है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हमने चेक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये हमें रेज मिलेगी। फर्दर हमारे पास क्या होगा कि कैरेटिनिन लेवल, कैरेटिनिन का लेवल भी हमारे पास इंक्रीज मिलेगा। उसके अलावा हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और कैरेटिनिन की जो रेशो होगी वो हमारे पास नॉर्मल जो होती है वो हमारे पास होती है 20:1, ठीक है, ये इतनी होती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके अलावा फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम, एंड फर्दर वी कैन ऑब्जर्व द यूरिनरी ऑस्मोलैरिटी, ठीक हो गया। तो ये सारे पैरामीटर्स को हम चेक करेंगे जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 20:1 के साथ है, क्योंकि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन साथ रीअब्जॉर्ब भी होता है, इस वजह से हमारे पास इसकी वैल्यू जो है हमें ज्यादा मिलती है। यहाँ पे हमारे पास यूरिनरी सोडियम की अगर हम बात करें, यूरिनरी सोडियम, तो यूरिनरी सोडियम हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि लेस देन 20 होगा, लेस देन 20 मिली ओस्मोल, सॉरी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, नॉर्मल वैल्यू इसकी इतनी होती है। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम अगर हम बात करें तो लेस देन 1% होगी, और अगर हम यूरिनरी ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो ये हमारे पास होती है मोर देन 550 मिली ओस्मोल पर केजी, ठीक है। ये सारी कंडीशन हमारे पास, यूरिनरी सोडियम जो होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है कि वो बहुत कम एक्सक्रीट होता है,
सारे का सारा जो होता है वो नॉर्मली रीअब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो इस वजह से कम होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि रीअब्जॉर्ब ज्यादा होता है। बात करने का मकसद ये है कि जितनी इनटेक होगी उतना ही आउटपुट होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो यूरिन में आपके पास लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता, 20 से कम हमारे पास आएगा। अगर हम फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम की बात करें तो ये हमें कितनी मिलती है, हमारे पास ये भी लेस देन 1% होती है। ठीक हो गया। बहुत कम जो होगा वो सोडियम जो होगा उसकी एक्सक्रीशन होगी। और यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा होती है, मोर देन 550। क्योंकि हमारे पास होता कुछ इस तरह से कि जितना भी वाटर होता है वो सारे का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। V2 रिसेप्टर होते हैं जो कि यूरिन को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमने देखा था। तो इस वजह से जो यूरिन होता है पेशेंट का वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होता है। तो अब अगर आपके पास किसी पेशेंट को किडनी फेलियर होंगी तो ये पैरामीटर जो होंगे ना उसकी बॉडी में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। चेंज होने में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास प्री रीनल फेलियर की। प्री रीनल फेलियर। तो प्री रीनल फेलियर में हुआ कुछ इस तरह से कि किडनी की तरफ हमारे पास ब्लड कम आ रहा था। अगर किडनी की तरफ ब्लड कम आ रहा था तो हमारे पास क्या किया किडनी ने, कि किडनी ने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। जब वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया किडनी ने, ठीक हो गया, ताकि आपके पास किडनी ने मेंटेन करना होता है ना बॉडी फ्लूइड्स अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, तो जब बढ़ाया तो इसके साथ साथ हमारे पास ये वाटर के साथ साथ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को भी रीअब्जॉर्ब करती है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गई। ठीक हो गया। तो इन दोनों के नतीजे में अब हमारे पास होगा कुछ इस तरह से कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, यहां पे ऊपर दोबारा से हम इस डायग्राम पे चलते हैं। पहले ही किडनी की तरफ जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन था ना वो हमारे पास बहुत कम आ रहा था। ठीक हो गया। हमने कहा कि 5 ml आ रहा है, वैसे सीरम में कितने हैं? हमने कहा कि 25 है। ठीक है। तो 25 अगर था सीरम में तो पहले तो 25 ही आ रहा था। अब कोई ऐसी कंडीशन है कि किडनी की तरफ ब्लड कम आ रहा है, 25 में से ना सिर्फ 5 5 ml, 25% में से 5 ml जो है ना वो आ रहा है किडनी की तरफ। ठीक हो गया। जितना आएगा, अब किडनी पता क्या कर रही है, किडनी कह रही है कि मुझे ब्लड को मेंटेन करना है इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को, तो जितना भी मेरे पास आ रहा है मैं दोबारा से उस सारे जीएफआर को, जितना भी फ्लूइड आएगा उसको रीअब्जॉर्ब करूंगी। तो जब वो आपके पास रीअब्जॉर्ब करती है तो साथ कैरेटिनिन भी होती है और साथ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी होता है। तो कैरेटिनिन जो होगी वो भी कम आ रही है, तो वो बेशक 5% आ रही है लेकिन वो फिल्टर हो जाएगी, रीअब्जॉर्ब नहीं होगी। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जितना आएगा, कैरेटिनिन भी पीछे 25% बची पड़ी है, उसमें से 5 आ रही है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी पीछे 25%, तो आ ही नहीं ना रहा कि उसकी डिलीवरी नहीं हो रही। 5% की हुई, कैरेटिन आई, कैरेटिन निकल गई, लेकिन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जितना आया था वो साथ रीअब्जॉर्ब हो गया। तो इस वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारे पास ज्यादा 2 to 3 टाइम्स जो होता है वो एक्सीड कर जाता है हमारे पास, किससे? कैरेटिनिन के लेवल से। ठीक हो गया। और बाकी हमारे पास दूसरी, अगर हम दूसरे मेजरमेंट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या क्या था, एक तो थी हमारे पास यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन। तो यूरियन यूरिन सोडियम एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। लेस देन 20 हमें मिलेगा। लेस देन 20 क्यों मिलेगा, जितना भी आएगा वो सारा रीअब्जॉर्ब करेगी किडनी। किडनी कहेगी आगे नहीं भेजना। आगे क्यों भेजूं, अरे इसको यूरिन में नहीं बल्कि इसको मैंने सेव करना है, बॉडी के लिए रिजर्व करना है ताकि बॉडी में दोबारा जाए, तो यूरिन में सोडियम कम होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फ्रिक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम, तो इट इज आल्सो लेस देन 1%, ये भी कम है। लेकिन अगर हम यूरिन ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो ये हमें क्या मिलेगी, ये हमें इंक्रीज मिलेगी। इंक्रीज कितनी मिलेगी, मोर देन 550। मोर देन 550 क्यों मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जितना भी हमारी जो यूरिन की अमाउंट थी वो सारी की सारी उसमें से सोडियम जो था, सॉरी जो वाटर था वो रीअब्जॉर्ब हो रहा था। और आगे कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो आपके पास बाहर बॉडी से जा रहा है, वाटर को हमारे पास उसको रिटेन किया जा रहा है, रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो ये आपके पास प्री रीनल फेलियर में ये एक प्रोफाइल हमें मिलती है। और जब हम देखते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेशो कैरेटिनिन, तो ब्लड यूरिया कैरेटिनिन अगर बॉडी में हमारे पास पहले नॉर्मली नॉर्मल वैल्यू में हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर 20% थी और कैरेटिनिन का लेवल अगर 1 था, तो हमारे पास इंजरी के दौरान जब इंजरी होगी तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी, 60, और कैरेटिनिन का लेवल जो होगा वो 2 पे पहुंच जाएगा। ठीक हो गया। तो ये रेशो हमें देखने को मिलती है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन डिक्रीज, फ्रिक्शनल सोडियम एक्सक्रीशन डिक्रीज, एंड यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो होती है वो हमें इंक्रीज मिलती है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास प्री रीनल फेलियर की हमारे पास प्रोफाइल। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक। ठीक है। तो इंट्रिंसिक में कुछ इस तरह से होगा
इंट्रिंसिक रीनल फेलियर की मोस्ट कॉमन जो काज है वो हमारे पास है एक्यूट टेब्यूलर नेक्रोसिस। तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ये बोमेन कैप्सूल मैंने बना दिया, और बोमेन कैप्सूल के बाद हमारे पास यहाँ पे पीसीटी का पार्ट है, और पीसीटी के हमारे पास यहाँ पे सेल्स है। ठीक है, तो एक्यूट टेब्यूलर नेक्रोसिस का हमने कल इसकी इटियोलॉजी देखी थी, या तो नेफ्रोटॉक्सिन हो सकते हैं या आपके पास इस्कीमिक काज हो सकती है, जिसके नतीजे में आपके पास जो सेल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि ये डैमेज हो जाते हैं, इनकी नेक्रोसिस हो जाती है, इन सेल की नेक्रोसिस हो जाती है, और ये स्लफ ऑफ होके आपके पास यहाँ पे ल्यूमन में आके ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा सकते हैं। ठीक हो गया, तो एक्यूट टेब्यूलर नेक्रोसिस में आपके पास जो पीसीटी के सेल है वो डैमेज हो गया। अब हमें प्रोफाइल क्या मिलेगी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जब हमने लेवल देखा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेशो कैरेटिनिन, तो वैसे तो बढ़ेगी। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास किडनी अब डैमेज हो चुकी हैं, उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो रही, लेकिन अब वाटर जो था जब वो यहां से रीअब्जॉर्ब होता था, वाटर रीअब्जॉर्ब होता था पैरासेलुलरली, तो इसके साथ हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी रीअब्जॉर्ब होती थी। तो आपके पास जब हमने प्री रिनल देखा था तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल जो था वो आपके पास ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके पास ये सेल ही डैमेज हो चुके हैं जिधर से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ने रीअब्जॉर्ब होना था। तो वैसे नॉर्मली 20% थी, कैरेटिनिन का लेवल जो था वो हमारे पास 1 था, तो बढ़ेगी, मतलब कि 40 चली जाएगी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगी, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही ना इसकी, तो ये आपके पास 40 और 2 के साथ हमें जो रेशो मिलती है। ठीक हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 40 मिलेगी और कैरेटिनिन का लेवल जो होगा वो हमें 2 मिलेगा। ठीक हो गया, लेस देन प्री रीनल इंजरी, क्योंकि यहां से एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द किडनी जो है वो हमारे पास खत्म हो चुकी है। और अगर हम बात करें यूरिन ऑस्मोलैलिटी की, तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी हमें क्या मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी। डिक्रीज क्यों मिलेगी, क्योंकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से सेल डैमेज है, अगर वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर यूरिन में जाएगा, अगर वाटर यूरिन में जा रहा है तो उसकी ऑस्मोलैलिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। फर्दर यूरिन सोडियम जो होगा वो आपके पास कितना था, लेस देन 20 नॉर्मली, लेकिन अब इतना नहीं होगा, अब हमारे पास मोर देन 20 मिलेगा, मोर देन 20। और फर्दर हमारे पास फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम, तो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम भी मोर देन 2% होगी। वैसे हमारे पास कितनी होती है, लेस देन 1 होती है या मोर देन 1, इसको लेकिन हम कहेंगे कि मोर देन 2 होगी। तो ये आपके पास कंडीशन होती है, वो इंट्रिंसिक रीनल फेलियर का जो हमें थोड़ा सा प्रोफाइल का सिनेरियो मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास पोस्ट रीनल फेलियर। पोस्ट रीनल फेलियर कोई ना कोई आपके पास जो मसला है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल, दीज आर द पीसीटी सेल। ठीक है, ये कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल के सेल हम कह सकते हैं। ठीक हो गया, कोई भी सेल है। अब यहाँ पे ना ऑब्स्ट्रक्शन है, ये यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे किडनी स्टोन पड़ा हुआ है, ये किडनी स्टोन यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर ये किडनी स्टोन यहाँ पे लाई कर रहा है तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, कि नेक्स्ट कोई भी आगे यूरिन पास आउट होगा, यूरिन पास आउट नहीं होगा। अगर यूरिन पास आउट नहीं होगा तो हमारे पास सबसे पहले जो पोस्टिनल की हमारे पास पिक्चर मिलती है ना, वो एन यूरिया के साथ पेशेंट जो होता है वो प्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया, एन यूरिया कि हमारे पास जो यूरिन होगा उसकी आउटपुट जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और फर्दर हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये दो काजेज हमें पहले सबसे पहले देखने को मिली, एनयूरिया एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस। और फर्दर जब हमने प्रोफाइल चेक की तो प्रोफाइल पे हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा कि अर्ली कंडीशन पे हमारे पास सेम प्री रीनल वाली जो कंडीशन होगी ना वो देखने को मिलेगी। ठीक हो गया, प्री रीनल में जैसे हमने कहा था कि हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और कैरेटिनिन का लेवल जो होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 60 चली जाएगी और आपके पास कैरेटिनिन जो होगी वो आपके पास 2 पे चली जाएगी। नॉर्मली आपके पास कितने होते हैं, 20, और कैरेटिनिन जो होगी 1 होगी। अच्छा, लेकिन लेट ये अर्ली स्टेज पे ये देखने को मिलेगा, जैसे हमारे पास लेट स्टेज पे ये कंडीशन रहेगी ना, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की जो प्रोफाइल होगी वो चेंज होकर हमारे पास इंट्रिंसिक रीनल फेलियर की हो जाएगी। क्योंकि जब यहाँ पे ऊपर से फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है आगे नहीं जा रहा, तो आपके पास यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये इन सेल को डैमेज करेगा, और अगर इन सेल को डैमेज कर दिया जाएगा तो हमारे पास एट द एंड पता क्या होगा, एट द एंड हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि वो 40 पे आ जाएगी, रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, कैरेटिन जो होगी वो 2 पे रहेगी, और आपके पास यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो होगी वो हमारे पास इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वाटर की हमारे पास जो रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगी। यूरिन सोडियम जो होगा वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, और फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया,
तो अर्ली कंडीशन पे जब तक सेल डैमेज नहीं होते तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की प्रोफाइल जो होती है वो प्री रीनल वाली मिलती है, प्री रीनल फेलियर। और फिर बाद में जब प्रेशर बढ़ता है हमारे पास प्रोक्सिमल सेल्स जब उनकी डिस्ट्रक्शन डीनेचर होते हैं तो फिर हमें पोस्ट रीनल फेलियर की कंडीशन जो होगी वो देखने को मिलेगी। ठीक हो गया, तो ये सारी कंडीशन थी हमारे पास। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये जो है आपके पास एक मैंने ये यहां पे आप लोग अगर देखें तो हमारे पास प्री रीनल, ठीक है, प्री रीनल, इंट्रिंसिक रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल में यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, मोर देन 500, मतलब कि यहां से सारे का सारा वाटर निकाल लिया और सिर्फ सल्यूट बचे हैं तो ऑस्मोलैलिटी जो है वो ज्यादा है। और यूरिन सोडियम जो होता है वो आपके पास कितना होगा, यूरिन सोडियम हमारे पास लेस देन 20। ठीक है, कि आपके पास जो यूरिन में सोडियम है वो इतना ज्यादा नहीं जा रहा, जितना भी सोडियम है उसको रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम ये भी हमारे पास कम होती है, लेस देन 1। और सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की जो रेशो होती है वो आपके पास मोर देन 20 होती है। ठीक हो गया, रेशो जो होगी वो मोर देन 20 होगी। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक में होता कुछ इस तरह से है कि आपके ट्यूबुलर सेल डैमेज है, तो ट्यूबुलर सेल डैमेज है तो आपके पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो जो ओस्मोलैलिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि वाटर उसके साथ मिक्स है, इतने सोल्यूट नहीं है। यूरिन सोडियम एक्सक्रीशन जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रीअब्जॉर्ब नहीं होता, सारा एक्सक्रीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और इसी तरह से एक्सक्रीशन जो होती है वो भी बढ़ जाती है। अगर सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बात करें तो वो कम हो जाएगी, लेस देन 50। वाई? बिकॉज ऑफ द रीअब्जॉर्प्टिव प्रोसेस, और आपकी जो वो प्रॉपर्टी होती है वो डिक्रीज हो जाती है किडनी की। नेक्स्ट पोस्ट रीनल। तो पोस्ट रीनल में हमारे पास जो ऑस्मोलैलिटी है सेम है, लेस देन 350। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि आपके पास रीअब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं है। अर्ली तो होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके पास क्या होता है कि सेल जो होते हैं वो प्रेशर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और बाकी यूरिन सोडियम ये वेरिएबल इस वजह से लिखा हुआ है कि अर्ली कंडीशन में हमारे पास ये फर्स्ट ऐसी ही आपके पास प्रोफाइल मिलती है अर्ली, और जब आपके पास सेल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो सेकेंडली आपके पास ये प्रोफाइल मिलती है। तो इस वजह से वेरिएबल लिखा गया है। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर के साथ बातें जो थी, जो कि हमने डिस्कस की हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमने जो बात डिस्कस करनी है वो है क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD। क्रोनिक किडनी डिजीज हमारे पास जैसे हमने कहा स्लो एंड स्टेडी फॉल इन द क्रेटिनिन क्लियरेंस, तो मेन हमारे पास ये पैरामीटर होता है। और इसकी दो मेन काजेज हैं, जैसे कि हमने पहले की थी कि डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हमारे पास क्या होता है कि हाइपरटेंशन में हमारे पास अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक हाइपरटेंशन है ना, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन की कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि ये जो आपके पास ब्लड वेसल्स होते हैं ना, इसकी लेयर्स होती हैं इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। तो जो मीडिया लेयर होती है आपके पास, इंटीमा के बाद मीडिया, मस्कुलर लेयर होती है, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक हो गया, ज्यादा प्रेशर जब देर तक रहेगा तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे इंटीमा जो होता है उसमें फाइब्रो इंटीमल प्रोलिफरेशन हो जाती है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो आपके पास बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर जाते हैं, एंडोथीलियल डैमेज हो जाएगा। जब ये आपके पास सारा काम होता है ना तो इसके नतीजे में आपके पास एक स्पेसिफिक कोलेजनस प्रोटीन जैसे कि हाइलाइन मटेरियल जो होता है ना वो आपके पास डेपोजिट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लीड्स टू दी हाइलाइन एथरोसेक्लेरोसिस। पिंक मटेरियल नजर आता है हमें आफ्टर हाइपरटेंशन के, आपके पास मॉडिफिकेशन होगी ब्लड वेसल्स में ड्यू टू क्रोनिक हाइपरटेंशन। और ये फर्दर आपके पास क्या करती है कि जो ल्यूमन होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, किसका, ब्लड वेसल्स का। तो जो ल्यूमन आपके पास इंक्रीज था वो अब आपके पास क्या होगा, ये इतना डिक्रीज हो जाएगा। और बाकी सारे के सारे में आपके पास यहाँ पे हाइपरटेंशन की वजह से आपके पास क्या हो गई है, एथरोसेक्लेरोसिस, प्रोलिफरेटिव फाइब्रो इंटीमल प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स। ठीक हो गया, एंडोथीलियल डैमेज हो चुकी। तो बाद में ये जो नैरो होती है, नैरो कंडीशन आपके पास क्या करवा देती है कि अगर ये किडनी की तरफ ब्लड लेके जा रही है तो आगे जो किडनी पड़ी है तो किडनी की तरफ भी ब्लड कम जाएगा अब, क्योंकि ये जो नैरो हो गई है। तो डिक्रीज ब्लड फ्लो जब होगा तो ये आपके पास क्या करवा देता है, क्रोनिक किडनी फेलियर। आहिस्ता आहिस्ता स्टेडीली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो उसकी जो पैथोजेनेसिस है नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये आपके पास इसमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमारे पास, एडवांस्ड ग्लाइकोसाइलेशन
एंड प्रोडक्ट्स जो होती हैं ये डेपोजिट हो जाती हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स में भी, और उसके ल्यूमन को डिक्रीज कर देंगी। एट द एंड यही बात होती है। और क्रोनिक किडनी डिजीज में हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं इसकी। 5 स्टेजेस में अगर हम पहली स्टेज की बात करें तो जो पेशेंट का जीएफआर होगा ना, वो हमारे पास डिक्रीज होगा लेस देन हमारे पास कितना, जो पहले हमारे पास क्या होता है कि 90 से ज्यादा ही होता है पहली में। उसके बाद हमारे पास जीएफआर कम होगा और कम होके 60 to 89 तक पहुंच जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है कि थर्ड स्टेज में हमारे पास जीएफआर जो होगा 30 to 59 तक जाएगा। फोर्थ स्टेज में हमारे पास जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन 15 to 29। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अप्रोचिंग टू डायलिसिस के पेशेंट को कहते हैं कि चलो अभी डायलिसिस स्टार्ट कर दो, लेकिन अभी मसला बढ़ जाएगा क्योंकि आपके पास जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बॉडी से नहीं जा रहा, तो पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस, प्लेटलेट डिसफंक्शन, एटिरेक्टेसिस, एस्टिरेक्सिस, तो ये सारी कंडीशन। और फिफ्थ आपके पास ये तो डायलिसिस आपके पास पेशेंट जो होता है वो डायलिसिस पे रहता है, यहाँ पे कितना होगा कि जीएफआर जो होगा वो लेस देन 50 होता है। तो ये आपके पास स्टेजेस होती हैं क्रोनिक किडनी डिजीज की। अब हमने क्यों डायलिसिस क्यों करवाना है कि जब हमें पता चल जाए कि पेशेंट जो है वो एसिडीमिया एसिडीमिया के साथ पेशेंट मिल रहा है और उसका जीएफआर भी कम है, तो उसको कहेंगे कि डायलिसिस करवा। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर मिल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हमारे पास मोस्ट कॉमनली इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? पोटाशियम। तो पोटाशियम अगर बॉडी में कम हो रहा है, हाइपोकलीमिया, अगर ज्यादा हो रहा है तो हाइपरकलीमिया। तो मोस्ट कॉमनली हाइपरकलीमिया होगा, पोटाशियम बॉडी में एक्सक्रीट कर जाता है ज्यादा। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास अगर किडनी की तरफ ब्लड कम आ रहा है, कोई भी ऐसी कंडीशन है कि जैसे आपके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन है, तो इसमें भी हम डायलिसिस पेशेंट को कहेंगे कि करवाया जाए। यूरिमिक सिम्टम्स आ रहे हैं कोई भी, यूरिमिक सिम्टम्स यूरिया की वजह से, तो ये भी हमारे पास क्या करवाने के लिए क्लिनिकल आपके पास डायग्नो टेस्ट होगा कि आपके पास ये पॉइंट आउट कर दिया जाएगा पेशेंट, अगर इनमें से कोई भी ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट जो है वो उसको डायलिसिस जो है वो करवाई जा सके। ठीक हो गया। अब जो कॉम्प्लिकेशन है, अगर पेशेंट जो है वो क्रोनिक किडनी के साथ है तो कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हैं? हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर किडनी है तो किडनी हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से हमारे पास क्या रिलीज करवाती थी? अरिथ्रोपोइटिन। अरिथ्रोपोइटिन। तो अरिथ्रोपोइटिन अगर आपके पास किडनी से प्रोड्यूस नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर रेड ब्लड सेल आपके पास डिक्रीज हो गए तो पेशेंट विच इट कैन लीड टुवर्ड्स द अनीमिया। तो क्रोनिक किडनी फेलियर का पेशेंट जो होता है वो अनीमिया के साथ मिलता है। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसी लिपोप्रोटीन्स हैं जैसे वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स, तो इनकी एक्सक्रीशन नहीं होती, ये बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो ट्राइग्लिसराइडीमिया। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट जो होगा वो ग्रोथ फेलियर के साथ प्रेजेंट करेगा। ग्रोथ फेलियर, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है। उसके अलावा पेशेंट में रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी, रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी जो होगी वो हमें कॉमनली देखने को मिलेगी। रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी मैं ऊपर आपको बता चुका हूं कि हमारे पास ये कौन सी कंडीशन होती है, मे बी हम दोबारा से उसको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमने एक ग्राफ को डिस्कस किया था। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी में जो मैकेनिज्म हमारे पास फॉलो होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर पेशेंट की किडनी खराब है तो हमारे पास फॉस्फेट जो होगा वो एक्सक्रीट नहीं होगा, तो फॉस्फेट का लेवल जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पीटीएच जो होता है ना वो किडनी से फॉस्फेट को रिमूव करवाता है, तो फॉस्फेट ज्यादा होगा। इसके अलावा किडनी अगर सिक है तो आपके पास विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं होगी। अगर विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं है तो इट कैन आल्सो लीड टुवर्ड्स द, हमारे पास क्या होगा कि विटामिन डी एक्टिवेशन नहीं होगा तो बॉडी में कैल्शियम का जो लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी ने एक्टिवेट होना था तो इसने आपके पास गट से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना था। तो फॉस्फेट की आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि फॉस्फेट फ्री फॉर्म में नहीं रहता, जब भी फॉस्फेट होगा फ्री तो ये आपके पास किसको पकड़ेगा? ये कैल्शियम को पकड़ के अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो फॉस्फेट और कैल्शियम जो होते हैं वो आपके पास
जब कंबाइन फॉर्म में मिलेंगे तो ये भी कैल्शियम को डिक्रीज, अब कैल्शियम कम है बॉडी में, फॉस्फेट के साथ अटैच हो चुका था, फॉस्फेट ज्यादा है, किडनी खराब है। और दूसरे नंबर पे विटामिन डी कम है, तो जिसकी वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इन दोनों की कंपोजिशन की वजह से आपके पास क्या होता है कि हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया होगा। कैल्शियम अगर कम है तो जाहिर बात है बोन्स को कैल्शियम चाहिए होता है। और दूसरा, इसके नतीजे में आपके पास डिक्रीज कैल्शियम पीटीएच को इंक्रीज करेगा, और पीटीएच का काम होता है कि हमारे पास ये किडनी पे जाके लगती हैं, और किडनी पे जाके ये हार्मोन बोन्स को तोड़ के वहां से कैल्शियम निकालता है। तो जब कैल्शियम बॉडी में कम होगा तो पीटीएच को इनहांस कर दिया जाएगा, जो कि बोन्स को तोड़ेगा फॉर द इंक्रीज ऑफ द कैल्शियम, लेकिन उसके नतीजे में बोन की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो ये आपके पास मोस्ट कॉमन काज होती है किडनी फेलियर में, जिसको बोलते हैं रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी। ठीक हो गया, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि पेशेंट जो होता है वो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म पे चला जाता है ना। ठीक हो गया, क्योंकि आपके पास कैल्शियम कम है, किडनी फेलियर की वजह से अगर पैराथायरॉइड बढ़ रहा है, ठीक हो गया, डिक्रीज कैल्शियम, तो ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म इसकी एक कंडीशन होती है जो इसके साथ रिलेट करती है, जिसको हम बोलते हैं कि पेशेंट आपके पास ओस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका की कंडीशन होती है, सब पेरियोस्टियम सिस्ट बन जाती हैं, हमारे पास ब्राउन कास्ट नजर आते हैं। तो ये सारी कंडीशन, तो इस कंडीशन में हमारे पास रीनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी, ग्रोथ फेलियर, एरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज है, अनीमिया की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो हमने रीनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी में पता क्या करना है, हमने फोस्फेट के लिए फोस्फेट बाइंडर देने हैं हमने पेशेंट को, ताकि वो फोस्फेट के साथ बाइंड हो और फोस्फेट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा दे। फोस्फेट बाइंडर, ठीक है, तो फोस्फेट बाइंडर में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये बाइंड कर जाएगा फोस्फेट के साथ, इसको एक्सक्रीट करवा देगा। उसके अलावा हमारे पास कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास सेविलिमर। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या करवाते हैं कि फोस्फेट के साथ बाइंड होकर उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा देते हैं। कुछ ऐसी ड्रग हैं जो कि मोस्ट कॉमन काज है फॉर द हमारे पास कि किडनी की जो फंक्शन को डैमेज करते हैं, तो उनमें से मोस्ट कॉमनली हमारे पास हैं लूप लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से। उसके अलावा हमारे पास थायाजाइड्स, थायाजाइड्स डायूरेटिक्स, और साथ हमारे पास पोटाशियम स्पेरिंग ड्रग्स, पोटाशियम स्पेरिंग ड्रग्स। इसके अलावा हमारे पास एस इनहिबिटर, एस इनहिबिटर किस तरह से, क्योंकि ये आपके पास जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ना उनकी हमारे पास डायलेशन करवा देते हैं, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 क्या करवा देता है कि उनकी कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो जब इफरेंट आर्ट्रियोल की डायलेशन होगी तो जीएफआर कम हो जाएगा, तो ये भी जीएफआर को डिक्रीज करते हैं। उसके अलावा एनसेड्स, एनसेड्स आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, तो ये भी आपके पास वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, तो ये भी डैमेज कर सकते हैं आपके पास। ठीक हो गया, तो ये सारी हमारे पास कंडीशन थी जो कि थी आपके पास एक्यूट रीनल फेलियर कंडीशन के साथ। अब हमने जो बात डिस्कस करनी है वो हमारे पास है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक हो गया, इसमें हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, उसके अलावा हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक हो गया, ये दो मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा नेक्स्ट एक और टाइप भी है। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो ये आपके पास एक्सरे जो आपको नजर आ रहा है, ये देखें कितनी ज्यादा सिस्ट जो है वो किडनी में बन चुकी हैं। अच्छा, इसको एक्सप्लोर करने से पहले हमारे पास ये जो डिजीज होती है ना पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, यहाँ पे मैं एक डिफरेंस लिखता हूँ, उस डिफरेंस से आपको बहुत सारी चीजें जो होंगी वो आपके पास डिफरेंशिएट हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि इनमें मेन मेन फर्क क्या है बाकियों से जो इसको सेपरेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक होती है हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक है, फर्दर हमारे पास जो होगी ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक है, और एंड पे हमारे पास मेडुलरी सिस्ट, मेडुलरी सिस्टिक डिजीज। तो ये चार मोस्ट कॉमन डिजीजेज हैं। जो इनमें आपके पास मेन डिफरेंशियल पॉइंट है ना उनको मैं लिख देता हूं, उससे आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है ना हमारे पास, ये मोस्ट कॉमनली कब होगी कि जब आपके पास जो बेबी होता है ना उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है ना, आपके पास यूट्रो में, डिटेक्ट इन द यूट्रस। ठीक हो गया, यूट्रो में जब बेबी जो होता है वो
मदर की हमारे पास यूट्रस में जब वहां पे लाई कर रहा होता है तो वहां पे ये डिफेक्ट आएगा, और ये मोस्ट कॉमनली जो होता है यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल हमने पढ़ा था कि हमारे पास नेफ्रोजेनिक, आपके पास मीज नेफ्रोजेनिक ब्लास्टीमा, ठीक है, और यूरिटेरिक बड होती है। तो ये आपके पास जब मिलते हैं तो इसके नतीजे में आपके पास किडनी की प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। तो अगर इनकी आपके पास अटैचमेंट में कोई मसला आ जाता है ना, तो ये आपके पास ये मोस्ट कॉमन काज होता है पॉलीसिस्टिक, सॉरी, ये आपके पास मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी की काज होता है। मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, और ये आपके पास यूनिलेटरल होगा, ठीक है। और आपकी ये जो आपके पास यूनिलेटरल होगा ना, तो उसको दूसरे साइड वाली किडनी जो होगी वो कंपनसेट कर रही होगी, इस वजह से जो अपोजिट साइड होगी कॉन्ट्रालेटरल, उसकी हाइपरट्रॉफी हुई होगी। फर्दर हमारे पास ये जो कंडीशन होती है ये नॉट हेरिडिटरी है, ये मेन चीज ये है। इसका क्या मतलब है? नॉट हेरिडिटरी, अगर आपके पास एक मदर है, मदर के 4 बेबीज है ना, ठीक हो गया, एक ये इस तरफ और है, तो आपके पास अगर हेरिडिटी होगी तो ये 2 या 3 को हो सकती है। तो ये सिर्फ आपके पास एक सिंगल बेबी को अफेक्ट करती है, इसका मतलब हेरिडिटी नहीं है, हेरिडिटी ट्रांसफर नहीं होती है आपके पास, ठीक हो गया। तो ये आपको इसका डिफरेंशियल पॉइंट है। फर्दर आ जाते हैं हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये जो डिजीज होती है ये हमारे पास होती है बाइलेटरल, बाइलेटरल दोनों तरफ होगी, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली किडनी को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो आपके पास लार्ज किडनी नजर आती है। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, ये हमारे पास किसकी है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। जो इसकी इसके अलावा इसके साथ एसोसिएशन है, आपके पास हमेशा चिल्ड्रन को ये कंडीशन देखने को मिलेगी, बच्चों में ये कंडीशन होती है। और किडनी जो होंगी वो लार्ज नजर आएंगी। पेशेंट जो होगा वो पोर्टर सीक्वेंस के साथ मिलेगा हमें। पोर्टर सीक्वेंस के आपके पास पेशेंट की जो किडनी होगी वो फेलियर हो सकती है। जब किडनी रीनल फेलियर होगी तो ओलिगोहाइड्रोमिन एमनियोसिस होगा, जिसके नतीजे में पोर्टर सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। फर्दर आपके पास हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन के साथ साथ हमारे पास लीवर एसोसिएशन मिलती है। लीवर की एसोसिएशन कौन कौन सी? या तो लीवर सिस्ट बनेगी, या उसके अलावा असाइटीज, ठीक हो गया, फिर पेरिटोनियम में फ्लूइड की कॉम्बिनेशन होगी। तो लीवर की एसोसिएशन के साथ, और इन चिल्ड्रन आपके पास बच्चों में ये कंडीशन देखने को मिलती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की अगर हम बात करें तो ये भी बाइलेटरल होती है, और ये भी आपके पास किडनी का जो साइज होता है वो लार्ज मिलता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो कंडीशन होती है डोमिनेंट वाली, ये अडल्ट्स में मिलेगी। अडल्ट्स में आपके पास जब ये पेशेंट जो होता है वो यंगर एज में होता है, तो इसकी जो किडनीज में सिस्ट होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं। अगर स्मॉल होती हैं तो वो आपके पास नॉर्मली विजुलाइज नहीं होती। और इसके साथ हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो कॉम्प्लिकेशन है बैरी एनोरिज्म, बैरी एनोरिज्म के साथ पेशेंट जो होता है ना, उसकी डेथ जो होती है वो बैरी एनोरिज्म, रप्चर हो जाता है पोस्टीरियर सॉरी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और सब अरेक्नोइड हेमरेज के साथ पेशेंट जो होता है वो प्रेजेंट कर सकता है। हीमाचूरिया और रीनल फेलियर वो आपके पास इसके साथ कॉमन है, और इसमें आपके पास रेनिन का जो लेवल होता है ना वो इंक्रीज मिलता है। इसी वजह से पेशेंट जो होता है वो हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करता है, और डेथ जो होती है वो मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंशन की वजह से होती है। मेडुलरी सिस्टिक किडनी जो होती है वो आपके पास ये भी बाइलेटरल किडनी को दोनों तरफ इन्वॉल्व करेगी, लेकिन किडनी जो नजर आएंगी वो हमें स्मॉल नजर आएंगी, श्रिंकेज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है किडनीज की, फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक हो गया। और किडनी से आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, तो यूरिक एसिड जो होता है वो एक्सक्रीट नहीं होता, जो पेशेंट जो होता है वो आपके पास गाउट के साथ प्रेजेंट करता है, गाउट के साथ, ठीक हो गया। तो ये जो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक साइड पे बड़ी किडनी है और दूसरी साइड पे ये आपको छोटी किडनी नजर आ रही है, तो ये आपके पास मेडुलरी सिस्टिक हमारे पास किडनी की जो डिजीज है। और ये जो आपके पास है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक हो गया। तो ये आपके पास है, और ये है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज।